नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। चलिए आज हम संज्ञा के बारे में समझ रहे हैं। तो हमने संज्ञा के बारे में थोड़ा सा किया है, अब आज आगे करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सरल उसकी व्याख्या है। फिर भी संज्ञा की व्याख्या करनी हो तो जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति अथवा पदार्थ का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। उसमें हम दो प्रकार सीखे हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब आगे सीखते हैं तीसरा प्रकार। तो सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। वाक्य है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। दूसरा है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तीसरा है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। चौथा है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। पांचवा है, क्षमा वीरों का आभूषण है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा आदि शब्द है वे गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। तो अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा ये सब रेखांकित शब्द है और यही शब्द संज्ञा है। तो इसका प्रकार कैसे समझते हैं? तो जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मन के भावों को दर्शाते हैं, गुण को दर्शाते हैं, दोष को दर्शाते हैं, किसी दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव को बताने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बराबर से समझ में आ गया कि जो शब्द भावों को दर्शाता है, गुण को दर्शाता है, दोष को दर्शाता है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एक प्रश्न है, आपको इसका उत्तर भी लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौरस पर सही का निशान लगाइए। सही का निशान कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं चौरस में। उस चौरस में जो शब्द भाववाचक संज्ञा है उसे आपको सही बताना है। तो सच्चाई, सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा, बचपन, लंबाई, अमीरी, लड़ना, बुढ़ापा और गंगा ये शब्द है। इसमें हमें भाववाचक संज्ञा कौन कौन से शब्द है ये बताना है। तो समझकर बताते हैं, इसलिए अच्छी तरह से कर सकेंगे। सच्चाई, तो सच्चाई ये गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, सच्चा विशेषण है। ऊंचाई ये उसकी दशा है, अवस्था है। ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, तो भाववाचक संज्ञा है, ऊंचा विशेषण है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। लंबाई, तो लंबाई उसका बोध है, उसकी दशा है, अवस्था है, इसलिए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अमीरी, तो अमीरी भी भाववाचक संज्ञा है। लड़ना क्रियापद है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है और गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमें भाववाचक संज्ञा जो शब्द है इसे सही निशान करना है। तो सच्चाई, ऊंचाई, बचपन, लंबाई, अमीरी, बुढ़ापा ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा बराबर से समझ में आ गई। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि को बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके आगे की एक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। वाक्य है, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, होली और सभा ये तीन शब्द है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है?
तो जो शब्द समूह का बोध कराता हो, हमेशा समूह के लिए ही उस शब्द का प्रयोग किया जाता हो, कभी भी एक के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्तिगत के लिए नहीं, एक वचन के लिए नहीं, हमेशा समूह का बोध कराता हो। उस शब्द को पढ़कर उस शब्द से हमें ऐसा ही पता चलता हो कि हमेशा समूह के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है, तब वह समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, किस तरह से? तो भीड़ हमेशा एक से ज्यादा व्यक्ति हो, कई सारे व्यक्ति हो, कई सारे लोग हो, तभी हम भीड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। टोली हमेशा एक से ज्यादा लोगों की ही रहती है, उसे ही टोली कहा जाता है, तो टोली शब्द समूहवाचक संज्ञा है। सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। एक व्यक्ति के लिए कभी भी सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, एक से ज्यादा लोग होते हैं तभी सभा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सभा समूहवाचक संज्ञा है। बराबर है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? हमेशा एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा का बोध होता है, कभी भी वह शब्द एक के लिए नहीं उपयोग में लिया जाता, ऐसे ही शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और भी कई समूहवाचक संज्ञा है। कैसे? तो सेना हमेशा समूहवाचक संज्ञा में ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सैनिक होता है, उसे हम सेना नहीं कहते, सैनिक बहुत सारे होते हैं तभी सेना कहा जाता है, इसलिए सेना समूहवाचक शब्द है। जिस प्रकार से भीड़ समूहवाचक शब्द है, एक व्यक्ति को भीड़ नहीं कहा जाता। टोली, एक व्यक्ति की टोली नहीं होती। दल मानी एक से ज्यादा व्यक्तियों का समूह, उसे दल कहा जाता है, जिसे हम टीम कहते हैं अंग्रेजी में। तो उस प्रकार से टोली है, उसी प्रकार से दल है। पुष्पगुच्छ है, गुच्छ कभी एक पुष्प को नहीं कहा जाता, एक से ज्यादा जब पुष्प होते हैं उसे ही पुष्पगुच्छ कहा जाता है। इस तरह से पुष्पगुच्छ समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने इकाई 2 और 3 लिख लिए। अब इकाई 3 में भाषा सज्जता है, तो उसमें हमने पन्ना नंबर 16 और 17 लिखा। आपने पक्की कॉपी में लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो इकाई 3 का व्याकरण आपने पूरा लिख लिया हो, तो उसके बाद इकाई 3 की भाषा सज्जता लिखनी है। ठीक है, इकाई 3 की भाषा सज्जता हिंदी पाठ्य पुस्तक पन्ना नंबर 16 और 17 में से आप लिख लोगे। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको इकाई 4 की भाषा सज्जता है, और इकाई 4 की भाषा सज्जता में जहां से मैंने आज संज्ञा समझाई है, वही 2 प्रकार की संज्ञा का जो इकाई 4 के बाद भाषा सज्जता में दिया गया है वह लिखना है। आप सोचेंगे कि इकाई 4 तो अभी हमने समझी नहीं है, फिर भाषा सज्जता क्यों? क्योंकि जो संज्ञा के 5 प्रकार है वह एक ही क्रम में अगर हम समझ लेंगे और लिखेंगे तो हमें पढ़ाई करते वक्त अच्छा रहेगा, इसलिए आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब ध्यान रहे आपको गृह कार्य में क्या करना है। तो गृह कार्य में आपको इकाई 3 की भाषा सज्जता है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये 2 लिखनी है। फिर इकाई 4 की भाषा सज्जता में भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा दी गई है, ये सब लिखना है। इतना पूरा अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। ठीक है।